नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट अलग एक शब्द है, पॉल्यूशन एक अलग शब्द है। तो पहले पॉल्यूशन पे हम जाएं, उसके पहले मैं संक्षिप्त में आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पर्यावरण क्या होता है? बेसिकली पर्यावरण एक टर्म, इन्वायरमेंट एक ऐसा टर्म है जो फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। और अगर हिंदी की बात करें तो वातावरण, डैट मीन्स वात प्लस आवरण, डैट मीन्स वायु का घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो हवा, पानी, स्थल, वस्तुएं या हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं वो वातावरण का एक अंग बनता है। अगर हम बात करें 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारे आसपास जैविक और जो भौतिक ऑर्गेनिज्म या घटक हैं उनके इंटरेक्शन से इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो वो फिजिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, यानी कि सामाजिक वातावरण हो सकता है, भौतिक हो सकता है, कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, जो व्यक्ति खुद अपने अंदर उस वातावरण का निर्माण कर सकता है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे आप एक गोवा के बीच पे बैठे हुए हैं एंड आप एक स्टूडेंट हैं और आप बीच पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि आसपास पेड़ है, सैंड है, वाटर है। ये सब क्या है? ये सब आपका फिजिकल सराउंडिंग्स है, दैट मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट को दर्शाता है। वहीं पे आप तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, कुछ फॉरेनर्स मिलेंगे, कुछ इंडियंस मिलेंगे, अलग अलग टाइप से लोग मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं। वो आपके सोशल इन्वायरमेंट को बता रहा है। लेकिन अचानक एक फ़ोन आता है और आपको पता चलता है कि अरे आपका तो एग्ज़ाम है 2 दिन बाद। उसके बाद आप एकदम शांत से बैठ के सोच रहे होते हैं। दैट मीन्स कि you may be sitting there and all that in the front of you, but you may not be aware of that and may be thinking about something else। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बैठे हुए हैं लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके अंदर एक और वातावरण या और इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये मोटा मोटी इन्वायरमेंट है जो हमारे आसपास के घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ है। अब अगर बात करें हम प्रदूषण और पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में, तो पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की मैंने चर्चा की है, ये नेचुरल भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटी मेन रीजन है। अब यहाँ पे क्या है? एडिशन, यानी कि ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? तो अनडिजायरेबल मटेरियल यानी अवांछित पदार्थ, मतलब ये कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का जमा होना प्रदूषण कहलाता है। और ये अवांछित जो है वो कहाँ से आते हैं? तो वो पदार्थ जो है वो अवांछित हैं। कहने का मतलब कि द एजेंट विच कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, मतलब कि वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। वो सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से आते हैं, मिलते हैं और ह्यूमन और अन्य जीव घटकों को प्रभावित करते हैं नकारात्मक तौर पे, वो पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरी बात करें तो ये जो प्रदूषक है वो मेन रीज़न होते हैं किसी भी प्रदूषण के लिए। उनको अलग अलग टाइप में हम बांट सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जेनेसिस, यानी उत्पत्ति के आधार पे, तो या तो वो पॉल्यूटेंट्स नेचुरल हो सकते हैं, यानी प्रकृति से आ सकते हैं, या वो मैनमेड हो सकते हैं। मैनमेड दैट मीन्स कि वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। नेचुरल में जैसे वोल्केनो हो गया, उससे गैसेज निकलते हो, नेचुरल हो जाएगा। मैनमेड का मतलब चिमनी हो गया, उससे भी गैस निकलता है, वो मैनमेड हो गया। बेसिस ऑफ देयर नेचर की अगर बात करें प्रकृति के आधार पे, तो वो पॉल्यूटेंट्स फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं या बायोलॉजिकल यानी जैविक हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम दूसरी तरफ अगर बात करें हम विजिबिलिटी के आधार पे, विजिबिलिटी का मतलब दृश्यता के आधार पे, तो वो तो दिख सकते हैं, विजिबल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं या इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। विजिबल का मतलब गैस हो गया, डस्ट हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट वाटर वगैरह। इनविजिबल में जैसे टॉक्सिक एलिमेंट जो मिले रहते हैं सॉइल या वाटर में, बैक्टीरिया हो गया, ये सब नहीं दिखता है। अगर हम उसकी दशा के बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, दैट मीन्स या तो वो
जो प्रकृति की अवस्था हम लोग पढ़ते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, उसी आधार पे। या तो वो सॉलिड पार्टिकुलेट हो सकता है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में लेड हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, या जो सूक्ष्म कण हवाओं में मिले रहते हैं, एरोसॉल्स वगैरह। लिक्विड पॉल्यूटेंट्स हो सकता है जो जल में तेल का रिसाव होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह, नाइट्रेट, यूरिया, ये सब मिले रहते हैं। या गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि हो गए। अगर हम बात करें एरिया पे कि किस एरिया को वो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स वहाँ मिलता है, तो या तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स होगा जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, स्मोक गैस है, या तो वो वाटर पॉल्यूटेंट होगा जिसमें पेस्टिसाइड, टॉक्सिक केमिकल वगैरह मिलता है, या लैंड पॉल्यूटेंट्स, भूमि का पॉल्यूटेंट्स होगा जिसमें कचरा, गार्बेज हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र या रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो ये सारे जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रदूषक हैं, चाहे हम उनको जेनेसिस के आधार पे बांटें, चाहे हम उनको स्टेट या दशा के आधार पे बांटें, चाहे उनको नेचर के आधार पे बांटें, चाहे वो एरिया स्पेसिफिक के आधार पे बांटें, और ये प्रदूषण जो है वो फैलाते हैं। अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये बेसिक मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है आपको समझने के लिए कि ह्यूमन क्यों उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रदूषण फैलाने में। क्योंकि शुरू में भी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मानव गतिविधियों के कारण जो अवांछित पदार्थ जमा होते हैं उसे प्रदूषण कहा जाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप समझिए जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा कि पृथ्वी, या पृथ्वी को हम एक सिंपल शब्द में प्रकृति भी समझ सकते हैं, कि नेचर जो है वो मनुष्य के नीड्स की तो पूर्ति कर देता है लेकिन उसकी ग्रीड की पूर्ति नहीं करता, यानी उसकी आवश्यकता की तो पूर्ति कर देता है लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ जो है एक जिमरमैन थे, उन्होंने कहा कि रिसोर्स आर नॉट दे आर मेड, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अब संसाधन क्या होता है भाई? तो रिसोर्स का मतलब होता है, संसाधन का मतलब ये होता है कि वैसी वस्तुएं या वैसी चीज़ें जिससे आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ना चाहता हूँ, वैसी ज्ञात चीज़ें, यानी जो आपकी जानकारी में है। जैसे एक सिंपल चीज़ आपको कहा जाता है कि आप जाके एक सामान लेके आइए, एक बंद कमरे में रखा हुआ है, आप गए वहाँ आपको सामान नहीं दिखा, आप ज्ञात नहीं है आपको वो सामान, तो वो सामान आप ले नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए रिसोर्स रहा ही नहीं। दैट मीन्स जिमरमैन का कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्स बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा तो जो तटस्थ पदार्थ है, न्यूट्रल स्टफ है, वो रिसोर्स में तब्दील होता जाएगा। इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि आप जब डेटा पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कोयला का संचित भंडार 1910 में इतना था, 1950 में इतना है, 2010 में इतना है, तो आप देखते होंगे कि वो संचित भंडार डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो संचित भंडार इंक्रीज हो रहा है। तो क्या वो संचित भंडार हमने 1910 में जो रखा अपने आप बढ़ गया? नहीं, वो हम वैसे अननोन रिसोर्सों को हमने खोजा, उसको एक्सप्लोर किया, देन हम उसका यूज करने लगे। दैट मीन्स कि रिसोर्स जो था वो छुपा हुआ था, अज्ञात था, हमने उसको ज्ञात अवस्था में ला दिया। इसीलिए कहा गया कि रिसोर्स आर नॉट दे आर मेड। और चूंकि ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन का एक और स्टेटमेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, मानव संसाधन, वो सबसे बड़ा संसाधन है। अब मानव का दिमाग अपने आप इतना बड़ा है और उसकी इच्छाएं भी अनंत हैं, तो वो अपनी इच्छाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का दोहन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञात रिसोर्स की खोज करेगा। तो ये न्यूट्रल स्टफ को रिसोर्स में बदलते जाएगा। और ये न्यूट्रल स्टफ मिल कहाँ रहा है? आपके नेचर में, आपके इन्वायरमेंट में। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको जाके नुकसान पहुंचाएगी इन्वायरमेंट को, एक नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के तौर पे हुआ, क्लाइमेट चेंज के तौर पे हुआ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तौर पे हुआ, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा है उसका। तो ये एक समझने वाली चीज़ है। दूसरा जो डायग्राम है एक सिंपल डायग्राम है, ये एक हाइपोथेटिकल मैप है जिसमें आप देखते होंगे कि ऊपर जो है पॉपुलेशन दिखाया गया है, जनसंख्या, नीचे जो है टाइम या समय दिखाया गया है। और इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें हैं। ए का मतलब होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी सामान्य तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अचानक हमको पता चलता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक जगह पे, कि यहाँ पे कोयला या कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, बी पॉइंट है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन एंटिसिपेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। हमें पता चलता है कि हमें माइनिंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेशन हुआ, तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, ये तो अब एरिया डेवलप होगा।
फिर सी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिए, वहाँ क्या हो रहा है कि माइनिंग एक्टिविटी शुरू हो जा रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि श्रमिक भी चाहिए आपको, कंपनी भी आएगी उसके लिए भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, बढ़ने लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे डी पोजीशन पे क्या होगा कि डी पोजीशन पे ये होता है कि जब सेटअप हो जाता है पूरी तरह से हर चीज़, तो सेटलमेंट डेवलपमेंट होने लगता है, और एक प्लान स्टेज में जब सेटलमेंट डेवलपमेंट होगा तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी। यानी देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन नॉर्मल थी, सिर्फ एक एंटिसिपेशन कि वहाँ माइनिंग होना है, माइनिंग एक्टिविटी होनी है, वो जनसंख्या कहाँ पहुँच रही है, डी पॉइंट पे। दूसरा ई पॉइंट उसी सर में, जैसे ही जनसंख्या हो गई, सब चीज़ सेटल हो गया, तो लोग धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी तो बुलाना शुरू कर देंगे, तो फैमिली, एम्प्लॉय ये सब बढ़ने लगेंगे, तो और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद ये एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि सारे लोग आ गए, सब चीज़ हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज आपका कर गया। उसके बाद पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है क्योंकि फैमिली भी आ गई, एम्प्लॉय भी हैं और माइनिंग एक्टिविटी वहाँ हो रही है। सडनली आप देखेंगे कि जी पॉइंट के पहले का पॉइंट जहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू होता है, ये पता चलता है कि माइनिंग एक्टिविटी वहाँ बंद हो गया। अब उस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, फिर जो वहाँ के जनजाति हैं या जो वहाँ के लोकल है वो तो रह जाएंगे, लेकिन जो माइग्रेंट पीपल है वो फिर घर को लौटना शुरू कर देंगे और वहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन किया, हमने उस संसाधनों का उपयोग किया, वहाँ के वनों का विनाश किया, खनिजों को निकाला और अंत में प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण, लैंड पॉल्यूशन जैसी समस्याओं को छोड़ के अपने घर को लौटवाए। यानी कि जिनका घर है उसको हमने एक तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल व्यू इसलिए मैंने बताया कि ये ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की बात करें या माइनिंग की बात करें, कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ इंडस्ट्री में भी होता है, इंडस्ट्रियल रीजन में भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है पॉपुलेशन के कारण हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सोर्सेस जो पॉल्यूशन होता है उसके स्रोत क्या हैं। तो उसको हम दो पार्ट में बांट के देखते हैं। या तो वो स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक का मतलब जैसे वोल्केनो या ज्वालामुखी से जो गैसेस निकलते हैं वो सारी चीज़ें, या फ्लड्स में कई बार होता है कि फ्लड से रिलेटेड कहीं रीजन में आ जाए तो वहाँ पे वनों का विनाश हो जाता है, उसके कारण कई सारे बीमारियाँ या डिजीज़ फैलते हैं जो सोशल पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। तो या तो वो स्रोत नेचुरल हो सकता है या वो मानव जनित हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, जिसमें या तो अर्बन सोर्स है जिसमें मल मूत्र कचरा वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर सोर्स है जैसे मैंने बोला पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो स्लम्स बढ़ेंगे, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगा तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसमें से निकलने वाले टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो पानी में मिलेंगे तो वाटर पॉल्यूशन मिलेगा। उसका जो डंप किया हुआ मटेरियल है लैंड पे वो डाला जाएगा तो लैंड पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब डिफरेंट सोर्स है, चाहे वो अर्बन हो, एग्रीकल्चर हो, पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल हो। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक ही मेन है, नेचुरल सोर्स बहुत कम है लेकिन एंथ्रोपोजेनिक ही मेन सोर्स है जो पॉल्यूशन बढ़ाता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें या उसके प्रकार की बात करें तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है। तो साइकोलॉजिकल को हम नहीं रखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है। दो टाइप के फिजिकल अगर पॉल्यूशन की बात करें तो वो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड या सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, या ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। अदर में हम थर्मल और रेडिएशन, कई बार इसको इम्प्लिसिट भी कर दिया जाता है एयर या वाटर से, लेकिन वो थर्मल पॉल्यूशन भी होता है और रेडिएशन यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह आप लोगों को याद होगा। तो ये सब एक कारण है। सोशल पॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया, पॉवर्टी, गरीबी, वो भी एक रीजन है, हिंसा भी एक रीजन है, क्रिमिनल एक्टिविटी, मर्डर आदि भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि कोई भी अवांछित पदार्थ जो हमारे पर्यावरण में मिले वो प्रदूषण होता है। दैट मीन्स अवांछित का मतलब अनवांटेड मटेरियल। तो क्या कोई पॉवर्टी चाहता है अपने सोशल इन्वायरमेंट में? नहीं चाहता है। क्या कोई हिंसा चाहता है? क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चाहता है? ये सब क्या है? अनवांटेड थिंग है, इसलिए ये सोशल पॉल्यूशन का एक पार्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना है कि हम कम से कम उसमें भागीदार बने। क्लब ऑफ रोम का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा
कि हम विकास का अंधाधुंध विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अंधाधुंध विकास का विरोध करते हैं। कि जो है अंधाधुंध विकास जो हो रहा है, जिसमें प्रकृति को हाशिए पे खड़ा कर दिया है, उसे हमें समझना है। हमें ये समझना है कि वो प्रकृति जो कहीं ना कहीं हमारी जननी है, कहीं ना कहीं जो है वो हर आवश्यकता की हमारी पूर्ति करती है, तो हमें उससे कदम से कदम मिला के चलना है, हमें उसमें संतुलन बनाना है, न कि उसका उपभोग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में है। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पॉल्यूशंस के टाइप्स हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, नॉइज़ है, सॉइल है या अदर पॉल्यूशन है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं इसीलिए एक लाइन आपको ऐड किया है कि बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन। आप समाधान के बारे में सोचिए, प्रदूषण के बारे में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।